2025 में इजराइल और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और इस युद्ध की शुरुआत की इजराइल ने। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के काफ़ी सारे टारगेट्स के ऊपर हमला किया, जिसमें ईरान के सैकड़ों लोगों की मौत हुई, बहुत सारे मासूम नागरिक भी मारे गए। इसमें हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने भी इजराइल के ऊपर बहुत सारी मिसाइलें, सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। लेकिन इजराइल ने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी थी कि अगर ईरान चाहे जितनी भी मिसाइलें हमारे ऊपर फायर कर दे, हमारे पास अपनी सुरक्षा करने के लिए एक स्पेशल तरह का सिस्टम लगा हुआ है, जिसका नाम है आयरन डोम। और आयरन डोम जी नाम का ये सिस्टम क्या करता है, आने वाली किसी भी तरह की इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल होती है, उसके पाथ को कैलकुलेट करके उसको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इजराइल बड़ा ही एकदम रिलैक्स था, लेकिन सारे के सारे समीकरण अचानक से बदल गए। ईरान की कई सारी मिसाइलें ऐसी थी जो कि इस आयरन डोम को चकमा देते हुए हाई वैल्यू टारगेट्स तक पहुंच गई हैं। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह ऐसे थे इजराइल के, जहां पे इजराइल ने सोचा भी नहीं था कि ईरान की मिसाइलें यहां तक पहुंच सकती हैं, और ईरान की मिसाइलें उन जगहों तक भी पहुंच गई। जब पता किया गया कि कौन सी मिसाइल है, तो नाम आया एक नई मिसाइल का, ईरान ने डेवलप की। नाम है इसका खैबर शिकन। खैबर शिकन को कहते हैं फोर्ट बस्टर, किलों को नष्ट करने वाली मिसाइल। और इस मिसाइल में ऐसी क्या खास बात थी, जो कि ईरान की बाकी मिसाइलें तो पहुंच नहीं पाई, और खैबर शिकन ने ऐसा क्या कर दिया कि ये हाई वैल्यू टारगेट्स तक पहुंच गई। तो खैबर शिकन एक स्पेशल तरह की मिसाइल है, जिसको हम कहते हैं मारव टेक्नोलॉजी से लैस है। मारव टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, मारव टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि नॉर्मल जो मिसाइलें होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं, वो एक अपने बैलिस्टिक एक डेजिग्नेटेड पथ पर चलती है, और रास्ते से भटकती नहीं। एक बार फायर कर दी तो अपने टारगेट तक जाकर गिरती हैं। तो नॉर्मली जो हमारा जो आयरन डोम सिस्टम है, वो क्या करता है, पहले रडार के जरिए मिसाइल के पाथ को ट्रैक किया जाता है। जो आपका कंट्रोल सेंटर होता है, वहां पे कैलकुलेशन कर लिया जाता है कि मिसाइल का पाथ कैसा रहेगा, और इस कैलकुलेशन के आधार पे फायरिंग यूनिट जो होती है, वो मिसाइल को फायर करके इनकमिंग जो आपकी मिसाइलें होती हैं उनको मार करके गिरा देती है। मारव टेक्नोलॉजी यानी मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल, इसका अर्थ क्या होता है? ये जो मिसाइल थी हमारी खैबर शिकन, खैबर शिकन अपना रास्ता बदल देती है। क्योंकि ये खैबर शिकन बार बार अपना रास्ता बदलती है, इसलिए इसके पाथ का पता लगाना, इसके पथ का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी खास बात है खैबर शिकन की टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जब ये अपने टारगेट के पास पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है मैक 3। मैक 3 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार पर यह मिसाइल चलती है। अब इतनी ज़्यादा तेज गति से चलने वाली मिसाइल, जो कि बार बार अपना रास्ता बदल रही हो, उसको मार के गिराना दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के परे की बात है। अब बात करते हैं इस कहानी से हम लोगों का क्या लेना देना। तो देखिए, इंडिया ने अभी भी एक नई मिसाइल का टेस्ट किया है, और इस मिसाइल का नाम है प्रलय। प्रलय मिसाइल सिंगल नहीं, डबल डबल मिसाइलें एक साथ टेस्ट कर दी इंडिया ने, डीआरडीओ ने बनाई है। और ये मिसाइल जो है, इसके अंदर भी खैबर शिकन मिसाइल की पावर है। यानी ये मिसाइल जो हमारी प्रलय है, इसकी पहली खास बात ये क्वाजी बैलिस्टिक है, और दूसरी खास बात इसमें भी लगी है मारव टेक्नोलॉजी। मारव टेक्नोलॉजी यानी कि ये सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नहीं, जो कि अपने डेजिग्नेटेड पाथ पर जाकर टारगेट पे गिरती है। ये मिड कोर्स में यानी रास्ते के बीच में, और जब टर्मिनल फेज होती है तो वहां पर अपने रास्ते को, पथ को चेंज करती रहती है, बार बार अपने पाथ को चेंज करती है। दूसरी खास बात है क्वाजी बैलिस्टिक है। क्वाजी बैलिस्टिक का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती। ऊंचाई तक ना जाने की वजह से इस फायदा क्या होता है कि इसको जो ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरी खास बात, जो ये हमारी प्रलय मिसाइल है, इसको देखने से नहीं लगता, लेकिन ये मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा तेज गति से चलती है। हमें याद है कि जो हमारी खैबर शिकन मिसाइल थी ईरान की, उसकी टर्मिनल फेज में जो इसकी स्पीड है मैक 3, जबकि जो हमारी ये प्रलय मिसाइल है, इसकी टर्मिनल फेज में जो भी स्पीड है वो है मैक 6.1। यानी कि जब खैबर शिकन को दुनिया का सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं रोक पाया, तो प्रलय को रोकने वाला सिस्टम तो ना तो चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। अब इस मिसाइल की कुछ खास बातें, 150 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी के आसपास ये नॉर्मली हमला करती है, और इसकी दूरी इससे ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। 1000 किलोग्राम वजनी जो कन्वेंशनल बम है, इसकी देखिए खास बात यह है कि न्यूक्लियर बम ले जाने के लिए नहीं बनाई गई है। क्यों नहीं बनाई गई है? ये टैक्टिकल मिसाइल है। टैक्टिकल मिसाइल जिन्हें हम कह सकते हैं आम भाषा में आमने सामने की लड़ाई के लिए, क्योंकि युद्ध में बार बार सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, सेनाएं अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं, तो जिस हिसाब से नई स्थिति पैदा होती उस हिसाब से नए टारगेट डेवलप होते हैं, और इन नए डेवलप होते क्लोज रेंज में जो डेवलप हो रहे टारगेट्स हैं,
इनको नष्ट करने के लिए प्रलय मिसाइल बनाई गई। इसलिए इसके लिए चूंकि बहुत कम रेंज में आपस में लड़ाई हो रही, इसलिए इसमें न्यूक्लियर बम्स नहीं लगाए गए, कन्वेंशनल बम्स लगाए गए। अब इसका यूज कहां करेंगे? इस मिसाइल में अलग अलग तरह के बम्स, कन्वेंशनल ही सही लेकिन अलग अलग तरह के बम ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। जैसे कि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है, यानी ऐसा बम जो धमाके के बाद फट जाता है, और अगर कोई सेना वगैरह खड़ी है किसी एरिया में जहां पर बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है, तो सारे के सारे लोग इस मिसाइल की जद में आ जाते हैं। दूसरी खास बात, इस मिसाइल के अंदर जो टारगेट इसका वॉरहेड है उसको हम चेंज करके लगा सकते हैं, उसको बना सकते हैं बंकर बस्टर, यानी ये मिसाइल जो है बंकर्स को भी नष्ट करने में सक्षम है। तीसरी खास बात, इस मिसाइल में हम लगा सकते हैं स्पेशल तरह के बम जो पूरे के पूरे एयरफील्ड को, जो आपका रनवे है, पूरा का पूरा रनवे ही तबाह कर दे। तो ऐसी मिसाइल जो प्रलय मिसाइल है, इसको बेसिकली भारत डेवलप किया है। इसलिए इसका डेवलपमेंट हुआ कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो आर्म्स डिपो हैं, या नए तरह के जो फ्रंटलाइन में डेवलप हो रहे एयरफील्ड्स हैं जो दुश्मन डेवलप कर रहा है और जिसकी वजह से हमारी सेनाओं पे दबाव आ रहा है, उन सारी चीज़ों को ये बहुत एक झटके में ही नष्ट करने में सक्षम है। और ख़ास बात, सामने वाले दुश्मन के पास इस मिसाइल से बचने के लिए किसी भी प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं करेगा उसका। तो ये मिसाइल जैसे ही हमारी आर्म सेनाओं में इंडक्ट होगी, कमीशन हो जाएगी, वैसे ही हमारे देश की जो क्षमता है दुश्मन से लड़ने की, वो कई गुना पहले से बढ़ जाएगी। तो ये थी हमारी क्वाजी बैलिस्टिक मारव टेक्नोलॉजी से लैस प्रलय मिसाइल। और चलिए अब इस पे क्वेश्चन लगा कर देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, विद रेफरेंस टू क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्वाजी बैलिस्टिक जो हम लोगों ने अभी बात की थी, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन है। पहला कथन है, दे फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी जस्ट लाइक बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, इनका ही जो ट्रेजेक्टरी, इनका जो पथ है वो प्रेडिक्टेबल है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स के पाथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वैसे इन मिसाइल्स के भी पाथ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा कह रहा है, दे आर कैपेबल ऑफ मिड कोर्स एंड टर्मिनल मैनूवर्स, यानी कि ये मिसाइलें जब अपने मिड कोर्स में, बीच में होती हैं, या टर्मिनल फेज में, सबसे अंत में होती हैं, तो ये अपने रास्ते को चेंज कर सकती हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दे आर डिजाइन टू इवेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इन मिसाइलों का निर्माण मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इवेड करने के लिए, यानी उससे बचने के लिए किया गया है। तो देखते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स में से हमारे कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये फॉलो प्रेडिक्टेबल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। तो देखिए, प्रेडिक्टेबल नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, मारव टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि बार बार अपना रास्ता बदलती हैं, इसलिए इनकी ट्रेजेक्टरी, इनका पाथ प्रेडिक्टेबल नहीं होता, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और यही इन मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मिड कोर्स और टर्मिनल फेजेस में ये अपने रास्ते को चेंज कर सकती है, मैनूवर कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये मिसाइलें ऐसा कर सकती हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको इवेट कर सकती है, उनसे बच जाती हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है, और इस आधार पे हमारा ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3 ओनली सही हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।